स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब खास मेहमानों के साथ हम खास चर्चा करने वाले हैं। और मामला क्या है? मामला यह है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में जो हिंसा हुई थी पिछले शुक्रवार को, उसमें बड़ी बड़ी साजिश के खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई हिंसा पर पुलिस की सख्त कार्रवाई चल रही है और बरेली हिंसा मामले में अब तक कुल 81 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रशासन के एक्शन में बुलडोजर चलाने से लेकर एनकाउंटर तक शामिल है। 74 अवैध दुकानों और संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है अब तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। बरेली में दरअसल 26 सितंबर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद यह हिंसा भड़क गई थी और इस हिंसा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुनियोजित और एक बड़ी और गहरी साजिश बताया है। यूपी पुलिस कह रही है कि एक हफ्ते पहले से इस बरेली दंगे की प्लानिंग चल रही थी, पूरी योजना बनाई गई और इस हिंसा के लिए बाहरी राज्यों से भी लोगों को बुलाया गया बरेली में उपद्रव करने के लिए। इस पूरे मामले में मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तौकीर रजा है कौन? ये इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं मौलाना तौकीर रजा, और उन्हीं का वो भड़काऊ संदेश था। तो मौलाना तौकीर रजा के मददगारों पर भी प्रशासन लगातार सख्त एक्शन कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये इतनी बड़ी साजिश थी जिसके लिए बाहरी राज्यों तक से लोगों को बुलाया गया उपद्रव करने के लिए? लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं। तो बरेली हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि हमने वर्तमान न्यायाधीश से पूरी घटना की जांच कराने की मांग की है, और लेकिन उन्होंने पुलिस प्रशासन पर लोगों को फर्जी आरोप लगाकर और फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार करने का भी पुलिस पर आरोप लगाया। भाजपा की प्रदेश सरकार के आदेश पर पुलिस ने बर्बर रूप से लाठी चार्ज करी, जिससे सैकड़ों लोग घायल हो गए। हम लोगों ने ये मांग करी थी कि किसी वर्तमान न्यायाधीश से पूरी घटना की जांच कराई जाए और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन जांच के स्थान पर वहाँ के लोगों को फर्जी आरोप लगा करके फर्जी मुकदमों में गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। तो वहीं पूरे मामले पर भाजपा के नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि कानपुर की एक घटना को जानबूझकर अफवाह के तौर पर पूरे देश में टूल किट गैंग की तरह फैला दिया गया। देखिए, कानपुर की एक घटना को जानबूझ करके अफवाह के रूप में गलत तरीके से व्याख्यायित करते हुए पूरे देश भर में महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों में एक टूल किट गैंग की तरह से फैशनेबल स्लोगन लेकर के आई लव मोहम्मद के नाम पर शक्ति प्रदर्शन किया गया। और यह षड्यंत्र था, लेकिन उनके इन मंसूबों को सफल नहीं होने दिया गया। पूरी कठोरता के साथ कार्रवाई हुई है और हर कड़ी को खोल करके निकाला जा रहा है कि आखिरकार जुम्मे की नमाज के दिन ये हिंसक भीड़ कैसे इकट्ठा की गई, इनके पास ये पेट्रोल बम कहां से आए, असलहों का प्रदर्शन कहां से हुआ और इनको भड़काने वाले लोग कौन कौन थे। एक एक इसकी तह तह की जांच हो रही है। और इस बीच बरेली हिंसा को लेकर हो रही कार्रवाई पर डीएम अविनाश सिंह ने कहा है कि जो भी निर्दोष हैं उनको किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जाएगा और जो कोई भी दोषी हैं उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाइयों में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं सभी को कि कोई भी निर्दोष है उसको किसी प्रकार से परेशान न किया जाए और कोई भी जो दोषी है या जो उत्पाती तत्व हैं उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई एक कास्ट, रिलीजन या भाषा या उस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब किसी भी उसके विशेष के साथ नहीं है। ये तो मतलब सिर्फ वो लोग हैं जो कह सकते हो कि वो दंगाई हैं, जो बलवाई हैं या उत्पाती हैं। और इन दंगाइयों बलवाइयों की कोई न जाति होता है न कोई धर्म होता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपराधी होते हैं और इसीलिए इनके विरुद्ध
जो शासन की कानून और शांति व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसी का 100% जनपद बरेली में अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। तो ये लगातार बरेली मामले में कार्रवाई भी हो रही है और खुलासे भी हो रहे हैं। और क्या कुछ अब तक खुलासा हुआ है, कितनी बड़ी साजिश थी, कौन थे इसके पीछे, मंशा क्या थी, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों के साथ हम जुड़ रहे हैं। ऋचा सिंह, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत ऋचा आपका, ऋचा जी जोड़ने के लिए। साथ में विक्रम सिंह जो कि पूर्व डीजीपी हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत सर, नमस्ते। साथ में हमारे साथ अशोक यादव जी भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जो हमें अपडेट देंगे। रामेंद्र, इस समय तक का अपडेट क्या है, क्योंकि 81 लोगों की गिरफ्तारी तो हुई है जिसमें मौलाना तौकीर रजा भी शामिल है, लेकिन पुलिस ये किस आधार पर कह रही है कि ये बहुत बड़ी साजिश थी और इसकी प्लानिंग तो 1 हफ्ते से चल रही थी, ये कहने का पुलिस के पास क्या आधार है, पुलिस ने क्या जानकारी दी है? देखिए लालचंद जी, नदीम ने जो बयान दिया है, आईएमसी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा कि इस तरीके की प्लानिंग की गई थी, प्रदेश और कई जिलों से और प्रदेश के बाहर के लोगों को बुलाया गया था और योजना ये थी कि जो पुलिस के लोग हैं उनकी हत्याएं की जाए, सर तन से जुदा नारे देकर के भड़काया गया उनको। तो जो बयान आए हैं और जो कंट्रोल कमांड सेंटर के कैमरे थे जिनका निरीक्षण किया गया, जिनके वीडियो फुटेज देखे गए, उसके बाद बहुत सारी चीजें स्थिति स्पष्ट होती है। और जितने लोग भी चिन्हित किए गए हैं उनमें कोई ऐसा नहीं कि जो गलत तरीके से फंसाया जा रहा हो। जिनके वीडियो फुटेज हैं, जिनके काम करते हुए जिस तरीके से उस प्रदर्शन में अपराध कर रहे थे, असलहे लहरा रहे थे, पत्थर चला रहे थे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। देखिए, हमें लगता है कि एक वर्ग अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समझ नहीं पाया है। जब वो कहते हैं कि इस चौराहे पर आप छेड़खानी करोगे तो अगले चौराहे पर यमराज नजर आएंगे आपको। जब वो कहते हैं कि देश के विरोध में कुछ भी करोगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और वो कहते हैं कि हम कहीं भी कर्फ्यू नहीं लगेगा उत्तर प्रदेश में। जो क्राइम रेशियो है वो ऐसे ही नीचे नहीं आया है। जो सख्त निर्देश दिए जाते हैं वो प्रशासन पूरी तरह अमल में ला रहा है। शायद बरेली के लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं वही होता है। और अगर उनको नहीं पता है तो विधानसभा का वो बयान उठाकर देख ले, जब कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिला दिया। शायद इनको अब अंदाजा हो जाएगा और आगे इस तरीके की स्थिति नहीं पैदा होगी। जो मौलानाओं को लगता है जो देश के संविधान से ऊपर हैं, उनकी ये जो महिमा मंडन है ये भी समाप्त होगा और वो भारत के संविधान को ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास और इस समय मैं रुख करता हूं विक्रम सिंह जी का। आज जब इस चर्चा की बारी आई सर, मैंने विशेष रूप से आपको याद किया, और इसलिए याद किया क्योंकि आपका जो अनुभव रहा है उस अनुभव के जरिए हम जरा इस चीज को समझना चाहते हैं कि कानपुर से लेकर बरेली तक, और जो बात यूपी पुलिस कह रही है विक्रम सर कि बाहरी राज्यों से लोगों को बुलाया गया, 1 हफ्ते से प्लानिंग चल रही थी, ये कितनी बड़ी प्लानिंग, कितनी बड़ी साजिश थी विक्रम सर? नमस्कार, आपने बड़ी कृपा की कि मुझे मौका दिया अपने उत्कृष्ट मंच पर 2 शब्द कहने के लिए। सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। ये सोची समझी एक बहुत गहरी साजिश थी, सरकार को, प्रदेश को, हमारी जनता को बदनाम करने की नीयत से। जी, हाथ में चक्कू, पेट्रोल बम और बाकी चीजें लेके जाना, और 22 पुलिसकर्मी आज अपनी जिंदगी से जूझ रहे हैं, उनके ऊपर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। मुझे घोर आपत्ति इस बात पे है। और आपने पुलिसकर्मियों की हत्या का इंतजाम और मंसूबा तैयार किया। 3 नाम जो प्रमुख प्रकाश में आए हैं, मैं जानना चाहूंगा नदीम खान, डॉक्टर नफीस और अनीस सकलैनी, और जो मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए इनके, और जो 2500 चिन्हित है उनमें से चुन करके जो शीर्षस्थ जो नेतृत्व है उनके ऊपर रासुका और गैंगस्टर लग जाना चाहिए। जी, ये बहुत ही बरेली पुलिस ने बहुत ही उदार दृष्टिकोण अपनाया। इनके षड्यंत्र की देखिए कितना शातिर दिमाग था कि पहले इन्होंने आईएमसी जो इनकी पार्टी का फेसबुक पेज था उसके ऊपर इन्होंने अपनी चिट्ठी लिखी और ये कहा
कि हम लोग केवल 2 आदमी आएंगे, ज्ञापन देंगे, उसकी फोटो कॉपी करके, उसकी स्क्रीनशॉट लेके डीएम एसएसपी को, दुनिया को दे करके भ्रम की स्थिति उत्पन्न की। बाद में कहा इस पे हमारे दस्तखत नहीं है, और ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कहा आप लोग इकट्ठा हो जाइए, और अगर 10 जगहों पे दंगे की स्थिति उत्पन्न हुई, आप समझ सकते हैं किस तैयारी से ये आए थे। इसमें शातिर बदमाश और जो मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं, उनके ऊपर किसी पे 17 मुकदमे हैं, किसी पे 18 मुकदमे हैं। और मैं समझता हूं बरेली पुलिस बधाई की पात्र है कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ, परिपक्वता के साथ न्यूनतम बल प्रयोग किया। आपने हमारे टाइम में जरा चले जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि सेवा का मौका मुझे दिया होता, इनको आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया होता। वो हमें पता है, वो हमें पता है कि आप अगर होते तो और भी किस तरह का एक्शन आप लेते, वो हमें पता है। इसीलिए हमने आज सबसे पहले आपको याद किया कि ये ऐसा अवसर है जिस पर विक्रम सिंह जी को बुलाया जाए और उनके दृष्टिकोण को समझा जाए। अशोक यादव जी, आपके पास आ रहा हूं, बताइए क्या क्या दिक्कत है? अगर दोषियों की पहचान आप देखिए जरा कि ड्रोन कैमरे के जरिए तस्वीरें ली गई हैं, दृश्य लिए गए हैं, एक एक दोषी आरोपी, दोषी तो नहीं कहेंगे अभी, आरोपी कह लेते हैं, एक एक आरोपी की पहचान करके अगर कार्रवाई हो रही है और ये कहा जा रहा है कि किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा, तो कहां दिक्कत है? क्यों इस तरह के बयान की जरूरत सपा को पड़ती है कि भाई इसमें पुलिस जो है वो अनुचित कार्रवाई कर रही है, फर्जी कार्रवाई कर रही है? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और दूसरी मैं कहूँगा कि हमारे पार्टी की मांग है कि मामले का, पूरे प्रकरण का, कि ये प्रकरण 0 से लेकर के 100 तक पहुंच गया। इस पूरे प्रकरण की एक बड़े न्यायाधीश हाई कोर्ट के जस्टिस इस पूरी की मतलब घटना का आपकी आवाज में कुछ समस्या आ रही है, आपकी आवाज में कुछ समस्या आ रही है। मैं फिर से आपको जोड़ता हूं थोड़ी देर में, बस अभी इसी बीच में आपको जोड़ता हूं। इस बीच में जरा ऋचा जी के पास चलता हूं, इस बीच अशोक जी की आवाज को थोड़ी ठीक कीजिए। ऋचा जी, ये बताइए कि जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, इसमें ये सवाल उठ रहे हैं कि एक हफ्ते से प्लानिंग चल रही थी कानपुर से लेकर के बरेली तक। ऋचा जी, तो जरा बताइए कि ये जो कार्रवाई है, क्या इस कार्रवाई में पुलिस के इनपुट में कहीं से कोई लापरवाही हुई? नहीं तो इसको और पहले कंट्रोल किया जा सकता था क्या? नहीं, देखिए, पुलिस की ओर से और उत्तर प्रदेश प्रशासन की ओर से पूरी मुस्तैदी के साथ जो एक षड्यंत्र रचकर उत्तर प्रदेश को अस्थिर करने की, जब हिंदू समाज के तमाम त्योहार चल रहे हैं, शारदीय नवरात्र चल रहा था, विजयदशमी का बड़ा त्योहार होने जा रहा है, तो ऐसे समय में एक अस्थिरता उत्पन्न करने की और साथ ही इन त्योहारों को डिस्टर्ब करने की एक जो लंबा षड्यंत्र किया गया था, उसको उत्तर प्रदेश के प्रशासन, सरकार की जिम्मेदार भूमिका और पुलिस वालों ने जिस तरीके से तत्काल एक्शन लिया, उसके चलते उसको उस षड्यंत्र को फेल कर दिया गया है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि कानून व्यवस्था के प्रश्न को जिस तरीके से सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास राजनीतिक दलों द्वारा, जो विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, और साथ ही एक विशेष कम्युनिटी के द्वारा किया जा रहा है, ये बेहद निंदनीय है। धार्मिक स्वतंत्रता संविधान की प्रदत्त सबको मिली हुई है, सबको अपने धर्म का प्रचार प्रसार और उसकी प्रैक्टिस करने का अधिकार है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर आप नागरिक दायित्वों की बार बार बलि दे देंगे। धार्मिक स्वतंत्रता आपको मिली है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, जिसको आप अदा करने जाते हैं, लेकिन जब आप मस्जिद के बाहर निकलते हैं तो उसी को भीड़ के स्वरूप में बदलकर उससे बलवा करने की, उससे आप सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की, उससे आप दंगा करने की जो नापाक कोशिशें करते हैं, ये कहीं ना कहीं बेहद निंदनीय भी और चिंताजनक भी है। और उससे ज्यादा चिंताजनक ये बात है कि बरेली में जो कुछ भी हुआ, उसपे इन राजनीतिक दलों द्वारा, विशेषकर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन लोगों द्वारा एक बार भी उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन के लोग जो घायल हो गए हैं, जिन्होंने इस बड़ी घटना को जो वृहद रूप नहीं, वो भला क्या सहानुभूति देंगे? वो तो कह रहे हैं कि फर्जी कार्रवाई कर रही है पुलिस। अशोक जी किस आधार पर आप कह रहे हैं कि पुलिस फर्जी कार्रवाई कर रही है, जबकि तमाम आजकल तकनीक ऐसे हैं, ड्रोन कैमरे से लेकर के AI तक है, उससे पहचान की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, तो आपको फर्जी क्यों लग रहा है? हेलो जी, लालचंद जी, आवाज मेरी आ रही है? हाँ, एकदम बिल्कुल सही आ रही है, अब बोलिए।
हाँ देखिए, मैं ये कह रहा था कि बरेली प्रकरण में जो जीरो से लेकर के इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, इस सारे इंसिडेंट की जांच हमारी पार्टी मांग करती है कि हाई कोर्ट की जस्टिस से इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि ये प्रकरण बहुत छोटा था और छोटे प्रकरण को इतना बड़े स्तर पर अगर किसी ने फैलाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकरण को इतना बड़ा फैलाने का काम किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऊर्जा स्रोत है ये हिंदू मुस्लिम का दंगा। अगर हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो सूख जाएगी, वो पोषित ही नहीं होगी। इसलिए इस तरह की चीजें जब भी होती हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्वमेंट जरूर मिलता है। दूसरी बात, आपने कहा कि एक हफ्ते से साजिश चल रही थी। एक हफ्ते से साजिश नहीं भाई, ये तो अनवरत प्रक्रिया है, ये अनवरत प्रक्रिया है। इसी अनवरत प्रक्रिया पुलिस ने जो कहा वो बताया मैंने आपको कांवड़ यात्रा में देखने को मिल जाती है, आपको होली दिवाली में मिल जाता है देखने को हिंदू मुस्लिम दंगे। ये सारी चीजें इसीलिए की जाती हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पिच तैयार किया जाए। पिच क्यूरेटर की भूमिका में भाजपा रहती है कि हम पिच बना दे ताकि योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग एक उस पे जो बैटिंग करें और छक्के पे छक्का मारते रहें। लेकिन सवाल ये उठता है कि अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर किसी तो आप ये भी कह दीजिए फिर कि मौलाना तौकीर रजा बीजेपी के लिए काम करते हैं क्या? मौलाना तौकीर रजा जो इस मामले में सबसे बड़े साजिश करता है, जिन्होंने इस सारे चीजों को भड़काया, आप कह दीजिए कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। फिर मैं ऋचा जी से जवाब ले लूंगा कि कब मौलाना तौकीर रजा को बीजेपी ज्वाइन करवाया इन्होंने। लालचंद जी मैंने यही कहा कि ये प्रकरण इतना बड़ा कैसे बना, इसकी जांच हाई कोर्ट की दृष्टि से होनी चाहिए। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। आप किसी व्यक्ति का सुनिए, आप किसी व्यक्ति का नाम लेने का कोई मतलब नहीं, मतलब यह है कि इतने बड़े पैमाने पर इसको कैसे आम जनमानस को भड़काया कैसे गया, मुसलमान समाज के लोगों को भड़काने का काम किसने किया, ये सवाल उठता है। और ये भड़काने का काम अगर किसी ने किया, एक बात मैं कहूं अशोक जी, चाहे मुजफ्फरनगर दंगा ही क्यों न रहा हो, ये एक पैरेलल थ्योरी जरूर आ जाती है। ऋचा जी जवाब दीजिए। ऋचा जी कह रहे हैं ऐसी चीजों से तो आपको खाद पानी मिलती है। मैं पूछ रहा हूँ क्या मौलाना तौकीर रजा आपके लिए काम करते हैं? नहीं आदरणीय लालचंद सर, समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण में इस कदर अंधी हो चुकी है कि पूर्व में भी कई दंगों के आरोपी रहे, ये तौकीर रजा का नाम लेने तक से ये डरते हैं। किस तरीके से तौकीर रजा ने पूरी साजिश की और ये साजिश लंबे समय से चल रही थी। और साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी है कि 4 तारीख को जो कानपुर में घटना हुई थी, जिसका पटाक्षेप हो चुका था, 22 दिन बाद क्या इंतजार किया जा रहा था कि हिंदुओं के त्योहार जब शुरू होंगे तो उत्तर प्रदेश और देश को अस्थिर कर दिया जाएगा। और समाजवादी पार्टी के लोग इस अस्थिरता में, इस षड्यंत्र में शामिल है अपनी फर्जी बयानबाजी के द्वारा। और जिस तरीके से ये बार बार अपराधियों के साथ, दंगाइयों के साथ, मैं लौटता हूँ आप सभी के पास, लौटता हूं। जाते हैं कि मुजफ्फरनगर में जो दंगों का आरोपी था उसको अखिलेश यादव जी ने हेलीकॉप्टर, उसका मैंने जिक्र किया कि उस समय भी अलग अलग थ्योरी दी गई। मैं जरा रामेंद्र के पास हूं। रामेंद्र, सपा की प्रतिक्रिया, भाजपा की प्रतिक्रिया हम देख ही रहे हैं। ये जरा बताइए कि इस पूरे मामले पर, चाहे हिंसा से लेकर के जो अब कार्रवाई हो रही है, इस पर बाकी दलों, कांग्रेस है, बीएसपी है, बाकी दल है, उनकी कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? देखिए, सभी की प्रतिक्रियाएं हैं, सभी की प्रतिक्रियाएं उसी तरह है लालचंद जी, जिस तरह समाजवादी पार्टी करे उसी तरह कांग्रेस भी करे। देखिए, ये आखिरी प्रयास है इन लोगों का कि उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की सत्ता चल रही है, क्या उसको बेदखल कर सकते हैं, सड़क पर उतर करके राजनीतिक बयानबाजी करके, अस्थिरता फैला करके या दूसरी तरीके से। तो ये आखिरी प्रयास है राजनीतिक दलों का। जो यादव जी बात कर रहे थे, ये तो उत्तर प्रदेश का जो सिनेरियो उसको भी देखें कि किस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार यहाँ तक आई, विधानसभा में खड़े होकर कहा कि हमारे प्रदेश में इतने दंगे हुए, वो चीजें बदल गई हैं। ये समझना चाहिए। अगर मुरादाबाद में रामवीर चुनाव जीत करके आते हैं जहाँ 65 से 70% मुसलमान है, तो ये न सोचे कि मुसलमान इन्हीं की दिशा से बहता रहेगा। ये बात सही बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं कर सकते, नहीं तो उखड़ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, सबको एक तरह से पेंट नहीं कर सकते। और विक्रम सर, जब आप सेवा में थे, जाहिर सी बात है कि उस समय तकनीक इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी जितनी आज है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप हर एक विकसित तकनीक को लेकर कितने अपडेट रहते हैं, मुझे ये पता है। ये बताइए कि इस मामले में चाहे ड्रोन कैमरा हो, एआई हो, सब चीज का पूरा उपयोग यूपी पुलिस कर रही है और आरोपियों की पहचान करके कार्रवाई हो रही है। तो आरोप
और फर्जी कार्रवाई के आरोप की तो गुंजाइश ऐसे भी बहुत कम हो जाती है विक्रम सर। जब आईटी एनेबल्ड एविडेंस आपके पास है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, साइबर पेट्रोलिंग हो रही है, और आपने सही कहा एक जनरेशन पुलिसिंग आज आगे आ चुकी है जिसमें फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, एआई और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज का समावेश हो गया। अरे भाई मैं झूठ बोल सकता हूँ, एआई थोड़ी झूठ बोलेगा। हमारे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, अगर ये कह रहा कि बन्ने वंद भोंदू और ये कल्लू हैं, तो ये पहले से ही जो डेटा बेस फेड है उसकी बेसिस पे ड्रोन हमारे स्मार्ट कंट्रोल रूम को बता रहा है, डिजिटल कंट्रोल रूम को बता रहा है, वो लॉग इन हो रहा है। और तमाम जो साइबर चैटिंग है, आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा उसको बाद में डिलीट किया, बाद में आपने उसको झूठ का पुलिंदा तैयार किया, या कैसे छुपा लोगे? ये तो कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस है, इसमें तो फर्जी कार्रवाई की गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि लाखों रुपए के नाम उससे ले ले, अगर ये कोई प्रमाणित कर दे कि ये जो है फर्जी है। फर्जी पहले होता था जब मैकेनिकल काम हुआ करते थे, जब जेब से कट्टे बरामद होते थे, जब जेब से शराब बरामद होती थी। आज जो कुछ भी है इलेक्ट्रॉनिकली एनेबल्ड है, इसमें किसी तरह का मिलावट का काम या किसी तरह की धूर्तता संभव ही नहीं है। जी बिल्कुल। मैं अशोक जी के पास चलता हूं। अशोक जी, आप किस आधार पर यह कह रहे हैं कि ये सब लोग, चाहे मौलाना तौकीर रजा हो या मौलाना सज्जाद नोमानी का बड़ा आपत्तिजनक बयान आया है, मौलाना सज्जाद नोमानी जैसे कुछ लोग भड़काने का किस तरह काम कर रहे हैं, हमने उनके बयान को भी सुना है। अभी हम फिलहाल उनके बयान को सुनवा नहीं रहे, लेकिन जरा ये बताइए किस आधार पर आप कह रहे हैं कि ये सब लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बताइए जरा। देखिए ठोस आधार दीजिएगा। लालचंद जी, उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग को एनवाईपीडी के तर्ज पर, सिंगापुर पुलिसिंग के तर्ज पर अगर किसी ने डेवलप करने काम किया तो अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया। जो अभी डीजीपी साहब बता रहे हैं कि तमाम टेक्नोलॉजीज, एआई और फेस रिकॉग्निशन और मतलब जो भी चीजें बता रहे हैं, ये सारी चीजें तो हर जगह की पुलिसिंग इसका इस्तेमाल करती है, लेकिन जो साजिश पर्दे के पीछे रची जाती है उसको कौन सी टेक्नोलॉजी बता देगी भाई? उसको बताने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप है। उसको बताने के लिए बहुत सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी से परे जाकर पता करनी पड़ती है। आप ये बताइए, विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा विपक्ष चाहेगा क्या कि जिसमें हिंदू मुस्लिम हो, जिसमें भाजपा को फायदा हो? ये तो कोई नहीं चाहेगा। ये भाजपा चाहती है कि हिंदू मुस्लिम हो। ये आज से थोड़ी ना, जब से आज ऋचा जी का जवाब, ऋचा जी दिवस है, ऋचा जी वो कह रहे हैं विपक्ष क्यों चाहेगा कि ऐसा कुछ हो, बताइए ऋचा जी। देखिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 500 से अधिक दंगे हुए, जिनको इन्होंने स्वयं विधानसभा के भीतर स्वीकार किया है। योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में दूसरा टर्म उनका चल रहा है और उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इसको एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की स्पष्ट नीति है, जीरो टॉलरेंस टू क्राइम। हम अपराध होने नहीं देंगे, चाहे वो किसी तरीके के हो, और सांप्रदायिक सौहार्द को जो बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तो ये लोग कर्फ्यू लगा दिया करते थे, और ये यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज भी जब हिंदू धर्म के तीज त्योहार चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आज शांति है, उत्तर प्रदेश को अस्थिर करके दंगों की जो आग में झोंकना चाहते थे और साथ ही कर्फ्यू लग जाए। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट कहना है कि हम ना तो कर्फ्यू लगाएंगे, ना हम कानून व्यवस्था वो तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा, बिल्कुल सही है, पीड़ या दंगा करना भूल जाएंगे। बताइए अशोक जी, आप बताइए। अभी ऋचा जी ने बहुत सारी बातें कही। हाँ देखिए, मैं बताऊं, आपको याद होगा लालचंद जी, योगी जी का सरकार में बुलंदशहर हिंसा हुई थी, और उस बुलंदशहर की हिंसा में हमारे पुलिस का इंस्पेक्टर सुबोध कांत सिंह की हत्या भी हुई थी, और हत्यारे जब जेल से छूटे तो भाजपाइयों ने उनका माल्यार्पण किया। ये बात किसी से छुपी है क्या? ऋचा जी का जवाब लीजिए, आपने जो बात कही उस पर ऋचा जी का जवाब लीजिए। ऋचा जी जवाब दीजिए। बुलंदशहर का उल्लेख कर रहे हैं दंगाई, तो भाजपाइयों ने उनका माल्यार्पण किया। लालचंद जी बताइए, ऋचा जी जवाब देंगी ना? हमने पूछ लिया ऋचा जी जवाब दे रही। बहराइच का दंगा, ऋचा जी का दंगा, भाजपा का विधायक, अब ऋचा जी का जवाब तो सुन लीजिए आप। ऋचा जी का जवाब सुन लीजिए, ठीक है। इनका जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल दंगे भड़का रहा था। अशोक जी जवाब सुन समाजवादी लीजिए। पार्टी के शासनकाल में 500 अधिक दंगे हुए। मुजफ्फरनगर जो अपनी गुट के खिलाफ नहीं जाना जाता था, नहीं सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मुजफ्फरनगर जो अपनी गुट की मिठास के लिए जाना जाता था, ये एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ना, एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ने से अच्छा होगा कि जो समस्या है और जो यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है और साजिश का खुलासा कर रही है, उस चीज पर सभी को गंभीर होना चाहिए। राजनीतिक दल अगर सही रुख रखेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो उपद्रवी हैं
उनका भी मनोबल टूटेगा। लेकिन अगर आप गलत रुख लेते हैं ना तो उपद्रवियों का भी मनोबल बढ़ता है, फिर अगली जगह कहीं उपद्रव होता है। मुझे लगता है विक्रम सिंह सर भी इस बात से पूरी तरह सहमत दिख रहे हैं। फिलहाल समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सर जुड़ने के लिए, ऋचा जी जुड़ने के लिए, अशोक जी और रामेंद्र आपका भी जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन